प्यारे स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को सामाजिक विज्ञान का जो सेट वन का जो आंसर की है आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। और आज का वीडियो क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग सोच रहे थे कि सर हम लोगों का मॉडल पेपर जो है वो कब जारी होगा, तो आप लोगों का मॉडल पेपर बिल्कुल भी जारी हो चुका है। हर एक जो मॉडल पेपर है, हर मॉडल पेपर का सॉल्यूशन आप लोगों को इसी चैनल में मिल जाएगा। बस आप लोगों को करना क्या है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी आप लोग जरूर दबा करके रख लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत हेल्प करने वाला हूँ। ठीक है, आप लोग इनसे पहले भी बहुत सारा वीडियो अपलोड हुआ है, तो आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो चैनल के प्ले लिस्ट में जा करके देखिए, और मैं कुछ वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से भी देख लीजिएगा। और आप लोग इतना ज़रूर करिएगा कि 2021 से लेकर के 2024 तक का जो मॉडल पेपर है, ठीक है, हर एक मॉडल पेपर को आप लोग अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि अभी का जो पैटर्न है ना, वो मॉडल पेपर के अनुसार पूछा जाता है, ना कि किताब के अनुसार। इतना आप लोगों को जरूर करना है, ठीक है। और अगर आप लोग नहीं उतना मॉडल पेपर नहीं खोज पाइएगा, याद नहीं कर पाइएगा, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। मैं आप लोगों को हर एक मॉडल पेपर प्रोवाइड करा दूंगा, और हर एक मॉडल पेपर का जो आंसर है, आंसर भी प्रोवाइड करा दूंगा। बस आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, एक एक प्रश्न में आप लोगों को सॉल्व कराते चलता हूँ, हर एक चीज आप लोगों को लिखते चलना है, ठीक है। देखिए, जो पहला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन जैव संसाधन का उदाहरण है। देखिए, जैव संसाधन का उदाहरण कौन वाला होगा? मनुष्य दिया हुआ है, जल दिया हुआ है, सूर्यताप दिया हुआ है, और लौह अयस्क दिया हुआ है। लेकिन इनमें से पूछ रहा है कि जैव संसाधन के अंतर्गत कौन वाला होगा। तो आप लोग तो जानते हैं कि जिसमें जान होता है वही तो जैव संसाधन होगा। तो इसमें मनुष्य दिया हुआ है, तो मनुष्य इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगला यहाँ पर देखिए, अगला जो प्रश्न है कि मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में कैसा बंटवारा होना चाहिए, ठीक है। समाज में कैसा बंटवारा होना चाहिए, तो आप लोग याद रखिएगा, न्याय संगत होना चाहिए, ठीक है, न्याय संगत होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अमीरों के हिसाब से या फिर गरीबों के हिसाब से या सरकार के हिसाब से, ऐसा नहीं होना चाहिए। संसाधन का अगर समाज में बंटवारा होता है तो बिल्कुल न्याय के अनुसार होना चाहिए, न्याय संगत के अनुसार होना चाहिए, ठीक है। अगला जो प्रश्न है इसमें कि निकोबारी कबूतर किस जाति के श्रेणी में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल एकदम इंपॉर्टेंट 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 है, ठीक है, बिल्कुल एग्जाम में आ सकता है। तो देखिए, निकोबारी कबूतर जो है वो किस जाति के श्रेणी में आता है, तो आप लोग याद रखिएगा, उसे हम लोग स्थानिक जातियां में रखते हैं, ठीक है। तो स्थानिक जातियां इंपॉर्टेंट होगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। चार ऑप्शन जो दिया हुआ है ना, इसमें पूछ रहा है कि सुमेलित कौन वाला नहीं है। तो आप लोग याद रखिएगा, सुमेलित कौन वाला नहीं होगा। देखिए, आप लोग एक एक चीज समझिए। देखिए, महानदी हीराकुंड परियोजना में है, बिल्कुल सही बात है। टांका जो है वो भूमिगत जल टैंक होता है, ये भी सही बात है। इल्तुतमिश जो है वो हौज खोस इसमें दिया हुआ है, हाँ, हौज खास दिया हुआ है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन गंगा जो है ये भाखड़ा नंगल परियोजना में थोड़ी ना है। आप लोग इतना तो यही वाला चीज इसका राइट आंसर होगा, यही तो सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो यही इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिए, रबी फसल रबी फसल को किस ऋतु में बोया जाता है। रबी फसल जो होता है उसे किस ऋतु में हम लोग रोपते हैं, ठीक है, कौन से मौसम में उसे लगाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा शीत, ठीक है, शीत मौसम में। आगे देखिए कि चाय किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाय हम लोग रोपण कृषि के अंतर्गत में रखते हैं। हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। मॉडल पेपर तो आप लोग एकदम धाकड़ तरीके से कर लीजिए। अगर बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं ना कि मॉडल पेपर आएगा तब हम लोग पढ़ेंगे, किताब लेके क्या करना है, तो बिल्कुल सही सोचते हैं। किताब से थोड़ी प्रश्न पूछता है। आप लोग 4 ईयर्स का मॉडल पेपर बस पढ़ के जाइए, उसके बाद देखिए एग्जाम में नहीं पूछेगा, तब हमको बताइएगा कि प्रभु सर बोल रहे थे ना। तो यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न है, झारखंड के गुफा और नवा मुंडी में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो झारखंड के जो गुआ और नवा मुंडी है, तो यहाँ पर कौन सा खनिज मिलता है। तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा, लौह अयस्क वहां पर मिलता है, लौह अयस्क, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसका परिवहन पाइपलाइन द्वारा होता है। किसका जो परिवहन है ना, वो पाइपलाइन के द्वारा होता है, जगह जगह में पहुंचाया जाता है। तो याद रखना है, पानी भी होगा, कच्चा तेल भी होगा, और पेट्रोल उत्पाद भी होगा। मतलब इनमें से
सब जो है ना वो पाइपलाइन के द्वारा पहुंचाया जाता है। आगे देखिए, हमारे देश में 22 प्रमुख भाषाओं को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग याद रखिएगा, भाषाओं जो है ना 22 भाषा को कम से कम 8वीं अनुसूची में रखा गया है, और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहे हैं, ठीक है, अभी तक। देखिए अगला जो है ना, स्थानीय शासन व्यवस्था में कितना पद महिलाओं के लिए आरक्षित है? तो कम से कम उसमें अगर कहा जाए ना तो 1/3 जो है वो महिलाओं के लिए छूट उसमें दिया गया है। अगला जो इसमें प्रश्न है कि अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब शुरू हुआ था? ये भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा, 1954 से लेकर के 1968 के बीच में, ठीक है, उतना ही आप लोग टिक लगाइएगा, नहीं तो दूसरा अगर टिक लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखिए कि भारत के राज्यों की विधान सभाओं में महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व होता है उसमें कितना फीसदी होता है? तो इसका राइट आंसर कम से कम याद रखिएगा आप लोग, 5% से कम होगा। 5% से क्या होगा? तो कम होता है। तो अगला यहाँ पर भी आप लोग प्रश्न देखिए, इनमें से कौन से देश में द्विदलीय व्यवस्था है? ठीक है, कौन से देश में द्विदलीय व्यवस्था है? तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा, अमेरिका जो है ना, अमेरिका में ही है। अगले यहाँ पर अगला जो प्रश्न है कि नेपाल में राजतंत्र को किस वर्ष समाप्त किया गया था? काफी मोस्ट है, तो इसका राइट आंसर 2008 आप लोग याद रखिएगा। आगे जो है ना कि बोलबिया में पानी के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई जो है किस संगठन ने किया था? किस संगठन ने किया था? तो याद रखिएगा, फेडकोर जो संगठन है ना, पानी के खिलाफ सबसे पहले लड़ा था। तो इसका आंसर ए ऑप्शन होगा। आगे जो यहाँ पर दिया हुआ है ना कि केरल में शिशु मृत्यु दर कम होने का एक कारण निम्नलिखित में कौन सा है? शिशु दर जो है, शिशु का जो मृत्यु दर है कम होने का कारण कौन वाला ऑप्शन होगा? तो याद रखना है, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी मौलिक सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता, मतलब सी ऑप्शन, ठीक है। आगे देखिए, अगला जो है, निम्नलिखित में से किसे संगठित क्षेत्र में नियोजित कहा जा सकता है? संगठित क्षेत्र में नियोजित कहा जा सकता है, इसका राइट आंसर होगा बहुराष्ट्रीय कंपनी का अस्थायी कर्मचारी। इसे हम लोग क्या कहेंगे? तो संगठित क्षेत्र नियोजित कहा जा सकता है। आगे जो है ना, इसमें 18 नंबर का प्रश्न है कि रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिए निम्न में से कौन से उपाय किए जा सकते हैं? तो देखिए उसमें जो है ना, कौन सा उपाय किया जा सकता है? तो यहाँ पर देखिए जो डी ऑप्शन में दिया हुआ है ना, 1, 2 और 3, मतलब सिंचाई की सुविधा में वृद्धि करना, फिर यहाँ पर विद्यालय एवं अस्पताल की स्थापना करना, और यहाँ पर तीसरा है खाद्य प्रसंस्करण इकाई करना, ठीक, मतलब यही सब ऑप्शन जो है सही होगा, होना चाहिए ऐसा ही, ठीक है, तब जाके होगा। आगे यहाँ पर देखिए, अगला जो प्रश्न इसमें दिया हुआ है ना, 19 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन से एजेंसी भारत सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करती है? तो आप लोग आंसर याद रखिएगा, जो रिजर्व बैंक होता है, मतलब भारतीय रिजर्व बैंक जो होता है, उसी के द्वारा करेंसी नोट जो है वो बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन में दिख रहा है, तो यही आप लोग टिक लगाइएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप लोग टिक कैसे लगाएंगे, तो उसके लिए एक डिटेल्स से वीडियो हम आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। आप लोग घबराइए नहीं, बस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ में क्या करना है कि आप लोगों को बने रहना है। तो यहाँ पर 20 नंबर का जो प्रश्न आप लोग देख रहे हैं ना कि राम और श्याम 2 छोटे किसान हैं, ठीक है, और जिन्होंने अलग अलग स्रोतों में कम से कम 20,000 रुपया कर्ज लिया है, अलग अलग काम के लिए 20,000 रुपया कर्ज लिया है। राम ने कम से कम 1.5% ब्याज प्रति माह की दर से एक व्यापारी से कर्ज लिया है, जबकि श्याम ने यह कर्ज बैंक से प्रतिवर्ष 8% ब्याज पर लिया है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि उपरोक्त आधार पर निम्नलिखित में कौन सा कथन बिल्कुल भी सत्य है? कौन वाला कथन सत्य है? तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, राम की हालत ज़्यादा खराब है क्योंकि वो ज़्यादा ब्याज दे रहा है, इसलिए सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आप लोग ऐसे प्रश्न तो देख के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, बस वीडियो को सिर्फ देख लेने हैं। देखिए अगला जो है ना, यहाँ पर भारत सरकार ने सूचना का अधिकार नामक कानून
कब लागू किया गया था? मतलब भारत सरकार ने सूचना का अधिकार नामक कानून कब लागू किया गया था? तो इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा, अक्टूबर 2005 में लागू किया था, जिसे हम लोग आरटीआई के नाम से जानते हैं। ठीक है, आरटीआई के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला जो प्रश्न है आप लोगों के लिए कि सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसे उदारीकरण कहेंगे, उदारीकरण। अगला जो है ना यहाँ पर 23 नंबर का प्रश्न कि यहाँ पर दिया हुआ है कि अर्नस्ट रेनर, ठीक है, किस देश की दार्शनिक थे? कौन से देश के वो दार्शनिक थे? तो आप लोग याद रखिएगा, फ्रांसीसी थे, फ्रांसीसी। अगला जो यहाँ पर दिया हुआ है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो आप लोग याद रखिएगा 1789। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। आगे यहाँ पर देखिए कि यंग इटली भूमिगत संगठन के संस्थापक कौन थे? तो जिउसेपे मैत्सिनी जो थे वो यंग इटली भूमिगत संगठन के संस्थापक थे। इतना आप लोगों को याद रखना है। बाकी यहाँ जो आप लोग देख रहे हैं ना, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आ सकता है। तो इसका आंसर याद रखिएगा, जनवरी में और 1915 में। ठीक है, जनवरी में और 1915 में। यहाँ से आप लोगों के लिए मैं ज़रूर ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, जनवरी आने वाला है, नया साल आने वाला है, तो आप सभी को बिल्कुल भी मनोकामना जो है वो पूरा हो, इस तरह से आप लोग मेहनत करिए और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाइए। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगला जो प्रश्न है कि पूना पैक्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं किसके बीच में हुआ था? पूना पैक्ट तो याद रखना है, महात्मा गांधी के बीच में हुआ था और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था पूना पैक्ट। अगला जो प्रश्न है कि 1890 के दशक में रिंडर पेस्ट नामक बीमारी किस देश में बहुत तेजी से फैल गया था? तो रिंडर पेस्ट बीमारी कौन से देश में फैला हुआ था? तो याद रखना है, अफ्रीका में। कहाँ पर? अफ्रीका में। अगला जो यहाँ पर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन देश मित्र राष्ट्र के पाले में था? मित्र राष्ट्र के पाले में कौन देश था? तो यहाँ पर याद रखना है, ब्रिटेन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और आज का बिल्कुल अंतिम क्वेश्चन है कि स्पिनिंग जेनी मशीन किसके द्वारा बनाई गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या करना है आप लोगों को? तो देख लेना है, यहाँ पर जेम्स हारग्रीव्ज इसका राइट आंसर होगा। जेम्स हारग्रीव्ज जो है ना, स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कारक हैं। इतना चीज़ आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो देखिए आप लोग हर एक प्रश्न को अच्छे से याद करके रखिएगा। देखिए जितने सारे मॉडल पेपर है ना, हर मॉडल पेपर का सलूशन आप लोगों को इसी चैनल में मिलेगा। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं खोजने की ज़रूरत नहीं है, सरल भाषा में आप लोगों को यहाँ मिलने वाला है। ठीक है, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और कोई ऐसा प्रश्न है जो आप लोगों को समझ में ना आया हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बोल सकते हैं। ठीक है, कि सर ये प्रश्न हमको समझ में नहीं आया है, तो मैं आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ही बता दूंगा, उसका आंसर कोशिश करूंगा समझाने का। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को जो है अगला सब्जेक्ट का इसी तरह का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद।